बचपन में शौक तो सभी को होता है कि क्रिकेट खेलें, क्रिकेटर बन जाएं, या फिर हमको एक्टिंग का भी शौक था, हम स्टोरी वगैरह लिखते थे। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस थे, लेकिन कि शादी नहीं करना है तो पढ़ाई कर लो। और खासकर हम ये लड़कियों को जरूर कहते हैं अपने क्लास में कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो पढ़ाई करो। और ये लेकिन हमारे यहाँ तो बोला जाता है पढ़ाई कर लो, अच्छा जॉब ले लो, उसके बाद शादी कराना ही है। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी के मार से डर लग जाए तो वो मूर्ति नहीं बन सकता। जिस ईंटे को आग के तपन से डर हो जाए तो वो ईंटा मजबूत नहीं हो सकता। आपने शादी क्यों नहीं किया अभी तक? अरे हमारा तो उम्र नहीं, हम तो खुद बच्चे हैं अभी। कब कर रहे हैं आप शादी? कर लेंगे, सब नीति और नियति में लिखा। रील्स तो एकदम से सभी बच्चों को बर्बाद कर रखा है, ठीक है। बच्चे क्या, बड़े भी बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग खुद भी बर्बाद हो जाते हैं कभी कभी। रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कब का आधा घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। इज्जत बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा भी जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया टीचर पॉडकास्ट सीरीज। यहाँ पर आप सभी को बहुत सी एजुकेशन, मोटिवेशन, करियर एंड बिजनेस रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी, तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच मौजूद हैं गोड्डा के मशहूर किंगडम बायोलॉजी क्लास के संस्थापक विवेकानंद सर जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और मंजिल इंडिया की टीम, श्रद्धा आपको, राघव आपको, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरा नाम विवेकानंद हुआ और मैं आपके ही शहर का बेटा हूँ। यहाँ पर किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्थान चलाता हूँ, और मैं ही नहीं चलाता हूँ, हमारे बच्चे और जितने भी अभिभावकगण और सभी गोड्डावासी मिलकर ही चला रहे हैं। जाहिर सी बात, आप सबका सपोर्ट है और ये चल रहा है अभी। सर, आपने पढ़ाना कब से शुरू किया? पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है, ऐसे तो अगर आप देखोगे ऑन पेपर तो 2016 से। 2016 में हम ज्ञान स्थली ज्वाइन किए हुए थे, वहीं से हम पढ़े भी हैं और वहीं ज्वाइन भी किए पहली बार। तो 2016 से ही आप कह सकते हो। आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किनका रहा? मेरे सफलता के पीछे सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब उनके पीछे उनके मम्मी पापा का हाथ होता है, उनके सारे परिवार का हाथ होता है, गुरुजन का हाथ होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि मम्मी पापा, टीचर्स, सारे फ्रेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा मेरे जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, चाहे वो इस टीचिंग सेक्टर से जुड़े दोस्त हो या फिर ऐसे जो हम लोग पूरा स्कूल फ्रेंड्स हैं, सभी का बहुत सपोर्ट रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और बहुत सारे पेरेंट का तो मतलब आप कह सकते हो कि ब्लाइंड फेथ रहा है कि नहीं, विवेका सर के पास गए हो तो पक्का कुछ ना कुछ कर दोगे। बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे स्टोरी है कि नहीं, सीधा सीधी पेरेंट फोन करके कहते हैं नहीं आप रखे, मेरा बच्चा सुधर जाएगा। तो शायद पेरेंट का बहुत सपोर्ट है और हमारे पेरेंट का भी बहुत सपोर्ट है। अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? टीचर नहीं होते तो क्या होते, ये थोड़ा सा, हम एक्चुअली अगर टीचर नहीं होते तो शायद बचपन में शौक तो सभी को होता है कि क्रिकेट खेलें, क्रिकेटर बन जाएं, या फिर हमको एक्टिंग का भी शौक था, हम स्टोरी वगैरह लिखते थे। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस थे, लेकिन फिर 10th के बाद हम मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा चले गए, पढ़ाई किए, शायद उतना अप टू द लेवल पढ़ाई नहीं कर पाए, और लास्टली जब गोड्डा आए तो कुछ सिचुएशन ऐसा बना कि पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और फिर मज़ा लग गया तो फिर पढ़ाने लग गए। तो आप क्रिकेट अभी भी खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट तो जरूर खेलते हैं, बगैर क्रिकेट के तो संडे नहीं बीत सकता है। पहले इंस्टीट्यूट का नाम KBC था और अब KIS हो गया है, ऐसा क्यों? पहले हमारे इंस्टीट्यूट का नाम था KBC, किंगडम बायोलॉजी क्लासेस। मतलब हम 2018 में जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए हुए थे तो तभी हमारे कुछ दोस्त सिकेश सर और अमित सर, तभी उनसे उतनी पहचान नहीं थी, बट फिर भी तभी उनसे पहचान होने लगी थी। एक त्रिवेणी सर है, इन लोगों का था कि नहीं आप बायो पढ़ाओ अपने घर पर। उसके पहले भी एक बार स्टार्ट किए थे, फिर हम ज्ञान स्थली ज्वाइन कर लिए तो छोड़ दिए थे। तो इन सब का कहना था कि आप पढ़ाइए, हम लोग आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और इनके सपोर्ट से जब स्टूडेंट आने लग गए तो तभी हम बायो पढ़ाना स्टार्ट किए। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि सिर्फ बायो पढ़ाकर हम बच्चों को मेडिकल की तैयारी नहीं करा सकते, क्योंकि मेरा खुद का मेडिकल नहीं निकला,
हम खुद नीट नहीं पास कर पाए तो हमको खुद का तो दुख था ही। तो मेरे को दिमाग में हमेशा से था कि हम बच्चों को नीट कराएं, जिससे बच्चे मेडिकल एंट्रेंस पास करें और डॉक्टर बने। तो मेरे दिमाग में यह था कि जितना हम बायो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों को, उतना ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट कराया जाए। तो इस हिसाब से हम कुछ टीचर्स से मिले और इस संस्थान को स्टार्ट किए, और अब ये किंगडम बायोलॉजी क्लास से किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बन चुका है। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसा ही चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल भी रहा है। शादी नहीं करना है तो पढ़ाई कर लो, ऐसा क्यों कहते हैं आप? हाँ, ये मेरा तकिया कलाम है। थोड़ा बच्चों से हम कहते हैं कि शादी नहीं करना है तो पढ़ाई कर लो। और खासकर हम ये लड़कियों को जरूर कहते हैं अपने क्लास में कि अगर आपको शादी नहीं करनी है तो पढ़ाई कर लीजिए। हमारे भी आसपास में ना अभी भी माहौल इतना अच्छा नहीं हुआ है, ये बोलते हुए दुख भी होता है, माहौल अभी इतना भी अच्छा नहीं हुआ है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चियां 10th करती है, कुछ पेरेंट तो चलिए थोड़े से मोटिवेटेड है तो 12th भी करा देते हैं, शायद लड़का अच्छा मिल जाए इस चक्कर में। और फिर 12th के बाद कहीं ना कहीं वो लड़का ढूंढने लग जाते हैं कि जल्दी से शादी हो जाए, अच्छे घर में चली जाए। तो हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि तुम उतना ऑप्टिमम मेहनत नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण से तुम्हारा कहीं ना कहीं मार्क्स भी कम है। पेरेंट को भरोसा नहीं हो पा रहा है, और जब पेरेंट को भरोसा नहीं होगा तो पेरेंट को भी लगता है कि चलो यार अच्छा सा लड़का देखते हैं, शादी करा देते हैं। लेकिन अगर आप खुद इतना मेहनत करें कि आप 10th और 12th में 90% मार्क्स ले आए, या 80 से 90 मार्क्स ले आए, ठीक है, या फिर आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो शायद पेरेंट को ऐसा लगे कि नहीं यार मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है, इतना जल्दी शादी नहीं कराएंगे, शायद इसको कुछ चीज़ का तैयारी करा देते हैं और ये खुद लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, फिर शादी कराएंगे। तो ये कहने का तरीका है कि अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो पढ़ाई कर लो, कि अगर पढ़ाई करोगे तो शायद तुम्हारी शादी अभी जो पेरेंट कराने का सोच रहे हैं वो नहीं कराएंगे। और शायद कुछ बच्चों को ये समझ में भी आती है। और ये लेकिन हमारे यहाँ तो बोला जाता है पढ़ाई कर लो, अच्छा जॉब ले लो, उसके बाद शादी कराना ही है। पढ़ाई कर लो तो वो लड़कों के लिए तो है कि भाई आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको तो वैसे भी अभी शादी नहीं होनी है, आपका तो 28-29 में ही शादी होगा। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा दुखी होता हूं मैं कि बहुत जल्दी शादी हो जाता है, 20-21 साल में शादी, जो कि शायद हमें सही नहीं लगता और आप लोगों को भी सही नहीं लगता होगा। तो इसको अब ऐसा भी नहीं कि हम लोग तुरंत से चेंज कर सकते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था है, आप इसको तुरंत से बदल भी नहीं सकते हैं। तो आप इसके प्रति छोटा छोटा मेहनत भी कीजिएगा ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करने लग जाए, मेरी बातों को समझेंगे, तो आप शायद ऐसा हो सकता है कि आप हर एक कक्षा में या जिस भी क्लास में हो, आप अगर अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो शायद आपका शादी डिले हो सकता है। इसलिए लड़कियों से मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो भाई पढ़ाई कर लो। आपने शादी क्यों नहीं किया अभी तक? अरे हमारा तो उम्र नहीं, हम तो खुद बच्चे हैं अभी। कब कर रहे हैं आप शादी? कर लेंगे, सब नीति और नियति में लिखा हुआ है। बच्चे को शायद ये जानना है कि आप कब करने वाले हैं। मम्मी का तो पूरा प्रेशर है, मम्मी कई बार इमोशनल भी हो जाती है, जल्दी कर लो शादी, कितना खटाएगा, जल्दी से बच्चा बुतरू हो जाएगा तो हम लोग भी कुछ कर देंगे कम से कम, नहीं तो बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चों का सेवा भी नहीं कर पाएंगे, फिर खुद से करते रहना। कर ही लेंगे, 1-2 साल में हो ही जाएगा। नीट में बायोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? ऑब्वियसली नीट तो अगर आप कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बायो में, आपको टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 720 मार्क्स होता है, उसमें से 90 क्वेश्चन आपका बायो का होता है, ठीक है, और 45 क्वेश्चन फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री का होता है, इस सब्जेक्ट का 45 करके। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप नीट में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और बायोलॉजी पूरा का पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी तो आप अगर सही से दिल से पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। और हम बच्चों को पढ़ाते भी ऐसा है कि पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्लियर हो। अगर आप एनसीईआरटी क्लियर कर ले रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हैं, तो 90 क्वेश्चन तो आपके हाथों में है, मतलब 360 मार्क्स, 50% तो आपका ऐसे ही आ गया। अब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना है। वो 45 जो दिखता है वो इतना आसान नहीं है, 45 क्वेश्चन अगर है तो बायो से कहीं ना कहीं टफ भी है। बायो में ये दिक्कत है कि बायो में आपको चैप्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं और सबका क्यूमुलेटिव आंसर आपको एक बार ढूंढ कर निकालना होता है, एक क्वेश्चन। मैं बच्चों से कहता हूं कि बायो सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से टफ हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो तो 4-5 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन बायो में आप अगर एक क्वेश्चन आज पढ़कर जा रहे हो, एक टॉपिक पढ़े, उससे एक ही क्वेश्चन बनेगा, उससे रिलेटेड दूसरा नहीं बनने वाला है। और ऐसे तो कई सारे चैप्टर हैं, तो बायो को तो आपको बहुत दिल से पढ़ना ही है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री इक्विवेलेंटली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि 90 क्वेश्चन है तो स्कोरिंग तो है। टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक क्या होनी चाहिए?
टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक, आप तो सबसे पहले बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। आप पूरा अगर बायो पढ़ ले रहे हो, फिजिक्स पढ़ ले रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ ले रहे हो, तो इससे आप एक अच्छा शिक्षक बन सकते हो कि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीट क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है तो आपको तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड जो क्वेश्चन बना रहे हो आपका आंसर दिमाग में होना चाहिए। और दिमाग में तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालना होगा। ऐसा नहीं कि बायो इजी लग रहा है तो बायो नहीं पढ़ेंगे। बायो आज पढ़ रहे हो, कल भूल जाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो आज पढ़ लेगा, समझ में आया तो 2 दिन याद भी रहेगा। बायो का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज वो अपने तरीके से। और टाइम मैनेजमेंट में के लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि किसी दूसरे के टाइम को आप नहीं मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर कोई बच्चा नीट निकाल चुका है, हम जाते हैं भैया हमको बता दीजिए आपका क्या रूटीन था। वो उसका पर्सनल रूटीन था। कोई निशाचर होता है, रात में ही जगता है, तो कोई दिन में मेहनत करता है। वो सबका अपना अपना रूटीन होता है। किसी बच्चे को सुबह 4 बजे उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उठ के पढ़ेगा। किसी को आदत है कि सुबह 4 बजे तक जगेगा और फिर 4 बजे सोएगा। तो ये आपका अपना पर्सनल रूटीन है, ठीक है। आप इसको कैसे मैनेज करते हो? हाँ, आपको बस दिमाग में ये रखना है कि हर एक सब्जेक्ट को समय देना है। आप समय कब देते हो? दिन में, सुबह में, रात में, दोपहर में। समय तो देना पड़ेगा भाई, बगैर इसके आप नीट नहीं निकाल सकते हो। क्या बिना कोचिंग के नीट क्रैक किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। बिना कोचिंग के भी नीट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती है। कोचिंग में जो टीचर है वो आपको गाइड करते हैं। बेसिकली मेहनत तो आपको ही करना है। हम लोग, हाँ ये है कि टीचर के होने से आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। वो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ना, कैटलिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक। कि उत्प्रेरक हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि हम आपके जीवन का एंजाइम है। बायो में कैटलिस्ट एंजाइम ही होता है कि आप हमारे साथ जब जुड़ते हो तो हम आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। लेकिन हम आपके रिजल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हाँ, हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे कि अगर आपको पढ़ने में किसी चीज को समय लग रहा है तो उस चीज को हम कम कर देंगे। अगर आपको मेहनत ज्यादा लग रहा है तो हम शिक्षक आपके जो मेहनत है उसको कम कर देंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप बिना कोचिंग के नीट नहीं कर सकते हो। अभी तो दुनिया भर का सुविधा है, यूट्यूब है, ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन बस ये कि हम लोग से जब आप जुड़ते हो तो हम लोग उसी चीज को और इफेक्टिव बना देते हैं, इसलिए हम लोग हैं यहाँ पर। केबीसी इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, ऐसा क्यों? केबीसी बाकी इंस्टीट्यूट से अलग है, इस बात को अगर हम खुद कहेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो आप ऐसे कह सकते हो कि हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड माहौल रखते हैं। आप अगर कभी किंगडम जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक सेक्शन में अगर 80 बच्चा बैठा है तो 80 में से 50 से 60 लड़कियां होती है और 20 से 30 ही लड़के होते हैं। क्योंकि हम अपने क्लास में माहौल बहुत डिसिप्लिन रखते हैं और लड़कों को हो होहारी करना वो हम करने देते नहीं हैं। पूरा डिसिप्लिन माहौल रहता है और साथ में होमवर्क रेगुलर चेक होता है। और साथ में जो भी बच्चा एब्सेंट कर गया उसको पेरेंट्स से फोन करके बताना कि हम टेस्ट नहीं दिए, तो हमको बताना है कि हाँ कि आज मेरा बच्चा नहीं गया, सर ऐसा कुछ कारण है। उस दिन तो राघव गया है तो राघव के सामने ही कॉल आ गया एक पेरेंट का कि सर हमारी बेटी आज क्लास नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग माहौल बना के रखें प्रॉपर। हम लोग जैसे अभी हम लोग नया स्टार्ट किए कि हर एक पेज जैसे ही एनसीईआरटी का होता है, चैप्टर खत्म हुआ, ये पेज एनसीईआरटी का हुआ तो इसके बाद हम लोग इसी पेज से सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी छोड़ना ही नहीं है। तो एनसीईआरटी को पकड़े रहने के लिए अब हम बच्चों को क्या करा रहे हैं कि जैसे आपके पास ये बुक है तो ये पेज जैसे एनसीईआरटी आप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का अगला पेज में सारा इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एनसीईआरटी का हर एक पेज क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के जो टीचर है वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के हैं, कोलकाता से इंजीनियरिंग करे हुए हैं, सहरसा के हैं। उनको यूट्यूब पर ही हम लोग देखे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। तो सर से हम लोग कंसल्ट किए और बहुत तिगड़मबाजी के साथ सर को बुलाए, ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट किया, तब सर आए। और अभी सर का जो फिजिक्स का रिव्यू है बहुत तगड़ा है। कुछ बच्चे पिछले साल फिजिक्स वाला में क्लास कर रहे थे, ये तो सभी जान ही रहे, ठीक है। और अभी हमारे पास आए और बोले कि सर ऐसा नहीं कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो ऑफलाइन में हम लोग को यहाँ कम मिल रहा है, और ज्यादा अच्छे से मिल रहा है। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन क्लासेस है वो तो और भी ज्यादा सक्सेसफुल है, वो तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जा जाके पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। हमारे लिए कंपटीशन वही है कि हम कंपीट करना चाहते हैं ऑनलाइन जितने भी टीचर्स हैं उनसे कंपीट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डिफरेंट हैं। बच्चों को बार बार नीट के लिए मोटिवेट करते हैं या फिर आपके आगे आने वाले फ्यूचर में जितने एग्जाम है उसके लिए मोटिवेट करते हैं, सिर्फ 12th नहीं, क्योंकि 12th के मार्क्स से आपका कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला।
फ्यूचर तो आपको आगे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बनने वाला है। तो हम लोग बार बार बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस कराते रहते हैं और उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दिलाते हैं, इसलिए भी हम लोग सबसे अलग हैं। आप लव मैरिज करने कहते हैं, ऐसा क्यों? अरे यार ये सब तो बहुत तगड़ा चीज हो गया। ठीक है, लव मैरिज के लिए हम बच्चों को कहते हैं, क्यों? ये हम सीरियसली कह रहे हैं कि हम बच्चों को लव मैरिज के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी खान सर का एक स्टेटमेंट सुना होगा जो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि दूसरों की गर्लफ्रेंड से या दूसरों के बॉयफ्रेंड से तो सभी शादी करते हैं, यार हिम्मत है तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके दिखाओ। तो आप लव मैरिज कीजिए, लेकिन हम इसके पीछे भी एक कहानी है या एक आप कह सकते हो कुछ पॉइंट है कि आप लव मैरिज करो, और लव मैरिज आप कब करो, 28-30 के हो जाओ तब करो। अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा है तो आप 30 साल तक वेट करके देखो, आपका जेन्युइन शादी कब होने वाला है घर में, 30 साल में, 28 साल में। आप 28 तक रुको फिर लव मैरिज करके देखो। तो 28 तक आप रुक कर करोगे क्या? आप पढ़ाई करोगे, आप मेहनत करोगे, आप जॉब करोगे, और अगर आप जॉब कर रहे हो सक्सेसफुल हो, और लड़कों के लिए नहीं लड़कियों के लिए भी कह रहे हैं कि आपको वेट करना है 27-28 साल के आप हो जाओ, आप जॉब करो, फिर आप किसी से भी शादी करो, पेरेंट्स शायद मान जाएंगे, ठीक है, और तब तक आप समझदार हो चुके होगे। तो बच्चे लव मैरिज कब करते हैं? 17-18 साल की उम्र में भाग जाते हैं। और 17-18 साल की उम्र की मैं बात बताऊं आपको, होता क्या है, एक बच्ची और एक बच्चा, आपको मैं दोनों का ऐसे एक इमेजिनरी माहौल बताता हूं। होता क्या है कि एक लड़की जो घर में है वो भले ही कितनी भी सुंदर हो, अपने भाई के पास जाकर बोलती है देखो तुम कैसा लग रहा है, तो पक्का बोलेगा बंदरिया ही दिख रही है, ठीक है, वो कभी एग्री नहीं करेगा, ठीक है। एक लड़का कितना भी होनहार हो पढ़ने में या कितना भी स्मार्ट हो, घर में उससे सब कोई पानी मंगाएगा, जाओ मार्केट से सब्जी ले आना, जाओ पानी ले आना। तो घर में उस हिसाब का हम लोग नहीं माहौल दे रहे हैं। चलो प्यार है, मोह है, वो तो है ही, कपड़ा खरीदना ये सब सारा चीज हो जाएगा, लेकिन बात करने में हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं नॉर्मल ही रहते हैं, घर में उतना नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी लड़के से या किसी लड़की से बात करते हो इस एज में, तो लड़का आपको नुन्नू बाबू फुच्चू करके बात करता है, लड़की भी आपको ऐसे ही बात करती है, आपको बड़ा मजा लगता है कि यार घर में तो कोई ऐसे बात नहीं किया, ये लड़का तो बड़ा मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, लड़की तो बड़े अच्छे से बात कर रही है, हर छोटा छोटा दुख सुख आप शेयर करने लग जाते हो। तब आता है आपको लाइफ में मजा, नहीं यही मेरे जिंदगी का वो हीरोइन है, और यही मेरे जिंदगी का वो हीरो है जिसके साथ मेरा जीवन चलेगा। और इस चक्कर में बच्चे भाग जाते हैं, और जैसे ही भाग जाते हैं 17-18 साल की उम्र में आप भागते हो, तो आप क्या करोगे बाहर जाकर? कहीं ना कहीं तो काम करोगे, किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी जाकर आप काम करोगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप वहां इंजीनियर ओवरसीयर बन जाओगे, आपको क्या लेबर मजदूरी करना होगा। और आप दिन भर जब मजदूरी करके आओगे और शाम में आओगे, तो जिस लड़की से आप बात करते तो नुन्नू बाबू फुच्चू, हम तुम्हारा पैर दबा देंगे, बाबू तुम्हारा माथा दुख रहा, माथा दबा देंगे, अब आप उस लड़की से पूरा काम करा रहे हैं। जब आप काम कराओगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों की बातें जो फोन पर होती थी और रियलिस्टिक में वो वैसा नहीं रहा। अब दोनों में होगा झगड़ा, ठीक है। अगर आपको गलती से घर वाला भी घर बुला लिया, फिर भी घर वाले भी आपको उस नजर से उतने रिस्पेक्ट से देखते नहीं है, क्योंकि आपने घर वालों के सारे एक्सपेक्टेशन को तार तार कर दिया है। तो अब घर वाले भी आपको उतने रिस्पेक्ट से देखेंगे नहीं, आपको घर में बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको ओवर बर्डन होने लगा। कम से कम आप अपने घर में जब थे लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि चलो भाई आपको नहीं काम करना, मम्मी हमको नहीं काम करने का मन है, सोने का मन है, सो गए। लेकिन आप ससुराल चले गए तो जाहिर सी बात है आपको एक सिस्टम तौर तरीका से रहना पड़ेगा, और फिर यहां से झगड़ा शुरू होता है कि तुम तो बड़ा हमको नुन्नू बाबू फुच्चू करके बोला था। तो वो सिचुएशन अलग था, अभी आप अलग सिचुएशन में, आप अभी शादी कर चुके हो, जिम्मेदारियां आ चुकी है, अब दोनों में झगड़ा होगा, ये शादी टिकने वाला नहीं है। फिर पेरेंट और सारा मोहल्ला और पूरा समाज कहेगा कि लव मैरिज टिकता नहीं है। आपको लव मैरिज टिकाना है 28-29 के एज में शादी करो, जब आप समझदार हो चुके हो, इतने समझदार कि आपके घर में भी अगर कोई झगड़ा होता है तो आपके घर वाले आपको बुलाकर बिठाते हैं और उसका समाधान पूछते हैं। आपके मोहल्ले में भी कोई झगड़ा होता है तो लोग आपको बुलाते, कह रहे उस आदमी को बुलाओ, वो शायद सही कुछ सजेशन देगा। तो जब आप इतने समझदार हो जाओगे और फिर लव मैरिज करोगे तो कौन मना करेगा, आप एकदम सक्सेसफुल लाइफ जियोगे। तो लव मैरिज करने का मतलब ये नहीं कि आप 17-18 साल की उम्र में भाग जाओ, तो ये पूरा स्टोरी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ अगर बोल देंगे कि लव मैरिज करने बोलते हैं, लव मैरिज बिल्कुल कीजिए भाई, लेकिन आप एक सर्टन एज पे, जब 28-30 के हो जाए तब कीजिए, देखिए कितना सुंदर होगा आपका जीवन, आप भी उसको समझोगे, वो भी आपको समझेगी। तो ये हमारा कहानी है थोड़ा। सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है? सेक्स एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, हर एक चीज के लिए, हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम देखिए बोल रहे हैं, मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, ठीक है, कि हम 2-4 सिचुएशन ऐसा फील किए और देखे, पिछले हम 2016 से पढ़ा रहे हैं और आज ये 2025 है, जैसे बात है 9 साल हो गया, और इस 9 साल में हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारे गलत कदम उठाते हैं और इनसे
बहुत सारा गलत कदम ऐसा कि किसी से आप थोड़ा सा प्रेम भाव में आ गए, आप उसके साथ सेक्सुअली कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, और आपको इतना कम जानकारी है कि आप किसी कारणवश प्रेग्नेंट हो गए। अब ना आप घर में डिस्कस कर पा रहे हो, ना आप किसी और को बता पा रहे हो, और एट द एंड क्या होता है कि आप सुसाइड कर लेते हो। ऐसा बहुत सारा चीज आप देखे होंगे, ठीक है। आप अगर इस चीज को रिलेट कर पाओ तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन, बच्चों से खुलकर बात करना। इवन ऐसा भी आप देखोगे कि कितने घरों में ऐसा भी होता है कि जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, मासिक धर्म की बात करते हैं, तो अगर किसी कोई फैमिली है वहां अगर किसी लड़की को ऐसा है तो शायद उसके घर में किसी को नहीं पता होगा, या तो उस बच्ची को पता होगा या उसकी मम्मी को पता होगा। क्यों? उस भाई को जानने में क्या दिक्कत है? अगर आपको सैनिटरी पैड चाहिए तो वो भाई भी तो ला सकता है। जाहिर सी बात है कि आप उसको नहीं बताओगे तो वो कहां से सीखेगा ये चीज? ऐसा नहीं कि लड़के को पता नहीं होता है, सब पता होता है, वो अपने दोस्त से सीखता है, और जब दोस्त के सर्कल में सीखता है तो कोई भी चीज अच्छे तरीके से तो नहीं होता है। आपको अगर अच्छा अपब्रिंगिंग चाहिए, अगर आप बच्चे को सही तरीके से बताना चाहते हो हर चीज, तो आपको उन सारे चीजों को सामने रखना पड़ेगा। बच्चों को हर एक चीज बताना होगा। आपको क्लास 8 से, गवर्नमेंट इतना तो मतलब ना समझ नहीं है, क्लास 8 से ही आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर आ जाता है, 10th में आता है, फिर 12th में और डिटेल होता है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपको सेक्स एजुकेशन मिले, ताकि आप किसी भी गलत तरह के गलत भ्रांति में आप ना फंसे, ठीक है। आपको हर एक चीज का सही नॉलेज हो, और शायद हमारे सोसाइटी का तभी अच्छे से तरक्की हो पाएगा। यहाँ से कितने बच्चों ने नीट पास किया, तो नीट के लिए आप क्या प्रॉपरली अलग पढ़ाते हैं? नीट तो बहुत सारे बच्चों ने किया है, और आप अगर पूरा गोड्डा में देखोगे तो इकलौता मेरा ऐसा संस्थान होगा जहां से आपको बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे डायरेक्ट यहां से 12th करते करते भी नीट किए हुए, कुछ को थोड़ा प्रिपरेशन के लिए 1 साल भी लगा, ठीक है, ड्रॉप भी लिए हुए। अब इसके पीछे आप शायद ये पूछ दो, मैं खुद ही बता देता हूं कि कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर आपके पास 12th पढ़ा, फिर आपके पास 2 साल ड्रॉप लिया या 1 साल ड्रॉप लिया, तभी तो आपके पास रहा नहीं, अब वो नीट निकाल लिया तो आप कहोगे आपका रिजल्ट है। ऑब्वियसली जो बच्चा 10th तक किसी स्कूल में पढ़ता है और वो बच्चा अगर IAS बन जाएगा तो स्कूल वाला तब भी कहेगा ये रिजल्ट मेरा ही है। तो हम अगर 12th में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11th में पढ़ा रहे हैं, तो वही NCERT हम भी पढ़ा रहे हैं। हम पूरा बेस एकदम बच्चों का क्लियर कर दे रहे हैं। ये तो हम पुरानी कथा बता रहे हैं आपको कि पूरा बेस हम लोग क्लियर कर दे रहे हैं, फिर बच्चे जहां 1 साल गए 1 साल में निकल गए नीट। और अब तो हम लोग प्रॉपर क्लास चला रहे हैं नीट के लिए, अलग से बैच चलता है नीट के लिए, कि अब आपको बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 10th कर लियो, 11th 12th के साथ आप हमारे साथ ही जुड़े रहो। और हम लोग यहाँ से इस बार देखिए, अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ बच्चों का रिजल्ट यहाँ से ही आएगा। बहुत वेट कर रहे हैं इस बार के नीट के एग्जाम का रिजल्ट का। 10th के बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो 11th में आने वाले हैं? 10th के बच्चों को हम एक सलाह तो ये जरूर देंगे कि शायद आपका हो सकता है कि साइंस खराब हो, लेकिन अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है तो आप साइंस लेना। इसके पीछे का हम एक कारण बता देते हैं कि साइंस आपका लाइफ ना थोड़ा डिसिप्लिन्ड बना देता है। डिसिप्लिन्ड इस मायने में, क्योंकि आप लोग भी साइंस सही किए हुए हो, तो आपको पता होगा कि आप साइंस ले रहे हो तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर वगैरह जो भी। तो आपको सुबह सुबह पता है कि मेरा 6 बजे इस सब्जेक्ट का ट्यूशन है, तो आप 6 बजे उठकर जाओगे। हर एक क्लास आपको अटेंड करना है, क्योंकि आप में डर बना हुआ है। हम साइंस लिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो ये डर तो ही नहीं। 11th वालों को तो कोई डर ही नहीं है, वो तो घूम रहा है आराम से मजे से। उसका लाइफ इनडिसिप्लिन्ड है, उसके लाइफ में कुछ भी फोकस नहीं है। हो सकता है वो बच्चे भी आगे चलकर बहुत अच्छा कर लें, लेकिन अभी बता रहे जनरल। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, जनरल बता रहा हूं मैं कि ऐसा ही होता है। जिन बच्चों को थोड़ा सा नहीं पढ़ने का मन है, आर्ट्स ले लिया, ठीक है, और आर्ट्स लेकर क्या कर रहा है, मजे कर रहा है। 12th में भी उतना सीरियस नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अगर फ्यूचर को अच्छा करना है तो साइंस लीजिए। और साइंस का सबसे अच्छा बात ये कि आप अगर 12th साइंस से करते हो तो 12th के बाद आपको जो मर्जी करे, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, 12th के बाद आप आर्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्ट्स से 12th करते हो या कॉमर्स से 12th करते हो तो दोबारा भूल जाइए, साइंस तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए साइंस हम बच्चों को एकदम पूरा कहेंगे कि आप साइंस ही लीजिए। जरूरी नहीं कि आप साइंस में 90% लाइए, बस मेहनत कीजिए। आपको जितना आ जाए आप अपने हिसाब से मेहनत कीजिए। हाँ, लाइफ डिसिप्लिन जरूर हो जाएगा। आजकल बच्चे 10th या 10th के बाद ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो हम लोग खुद के लिए कंपटीशन ही कहेंगे।
कि अगर शायद हम उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे या बात हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तभी बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चे, ऐसा हो जाता है अभी कि पेरेंट अच्छा कहाँ जाएगा 11th में, चलो घर में बैठ के पढ़ लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। अब भी आपके बच्चे शायद इतने भी समझदार नहीं है कि उनको पता भी है कि 6 बजे सुबह उठना है। आप छोड़ दोगे तो वो 8 बजे 9 बजे उठेगा। वो बच्चा ऑनलाइन की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ इक्का दुक्का बच्चा जो बहुत सिंसियर होगा वो तो क्लास कर लेगा, लेकिन एवरेज, बिलो एवरेज या थोड़ा उससे ऊपर वाला भी, उसको भी एक चाहिए, गाइड तो चाहिए। अगर एक गाइड नहीं है तो शायद ऑनलाइन क्लासेस के लिए काम नहीं करने वाला है। और ऑनलाइन क्लासेस में कोई भी टीचर आपको मोबाइल से निकलकर डांटने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं क्यों मोबाइल चला रहा है, क्यों सो रहा है, ठीक है, या आप अंदर घुसकर किसी टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ऑफलाइन तो बहुत जरूरी है 12 तक बच्चों के लिए। फिर आप उसके बाद इतने सिंसियर हो जाते हो तो ऑनलाइन क्लास करो। क्या आप बच्चों की क्लास में बहुत पिटाई करते हैं? नहीं यार, पिटाई नहीं करते हैं, ऐसे मत बोलो। वो तो गुरु का आशीर्वाद है, हम लोग भी खाए हैं तो हम लोग भी देते हैं। और जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी के मार से डर लग जाए तो वो मूर्ति नहीं बन सकता है। जिस ईंटे को आग के तपन से डर हो जाए तो वो ईंटा मजबूत नहीं हो सकता। तो थोड़ा तो चलता है, जरूरी भी है बच्चों के मन में डर के लिए। और उतने ही प्यार से फिर बच्चों से बात कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं बच्चे, उसमें क्या है, ठीक है। पिटाई हाँ थोड़ा तो करते हैं, ये हाँ थोड़ा कर लेते हैं। अरे हम खुद खाए हुए अपने सर से बहुत पिटाई खाए हैं, पापा भी बहुत पीटे हैं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम क्यों कराना जरूरी है बच्चे के लिए, इसमें क्या बेनिफिट है? क्योंकि आप भी बहुत प्रोग्राम कराते रहते हैं। प्रोग्राम हम कराते हैं और प्रोग्राम हमको बहुत सही लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग छठी कराते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम लोग बताते भी हैं कि तुम्हारे छठी में पता है कितना हम लोग अरेंजमेंट किए थे, 500 1000 आदमी को खिलाए। तो जब वो छोटा था बच्चा, उसको कैसे पता कि आप 1000 आदमी को खिलाएं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है, पहले तो 1 में 2 में 3 में, अभी तक तो बर्थडे हो रहा है, जैसे वो 8 9 में आ गया, बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब एक्चुअली में उसको लगता है कि मेरे लिए कोई कुछ करे, तभी तो आप कर ही नहीं रहे। आप उस टाइम पर कर रहे हैं जब आप उसको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रोग्राम हम करते इसलिए ताकि बच्चों को लगे कि उसके लिए कुछ किया जा रहा है और बच्चे मोटिवेटेड रहे। हम लोग करते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन क्या है हम लोग का, उसमें से मोटिव क्या है कि जो बच्चे रिजल्ट ला चुके हैं उनको हम लोग बुलाते हैं, उनको हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। तो जो बच्चे जूनियर हैं वो देखते भी हैं कि सर जो पास हो गए, जो इतना अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, या फिर जो यहां से पढ़कर गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बढ़िया ही नंबर ला रहे हैं। नंबर तो चलो एक चीज है कि यहाँ नंबर आया, जो बच्चे पूरा साल हमसे जुड़े रहे तो बच्चे देखते हैं कि सर जो यहाँ से पास होकर चले गए या अच्छा नंबर ला रहे हैं, उनके लिए इतना कर रहे हैं। तो बच्चों को ये लगता है कि हम लोग कितना मेहनत करेंगे तो हमारे लिए भी सर प्रोग्राम करेंगे। तो हर एक लाइफ में हमको लगता है ऐसा कि हर एक छोटे छोटे चीज को सेलिब्रेट कीजिए, तभी आपको अगले वाले चीज के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आप सेलिब्रेट ही नहीं करें तो लाइफ बोरिंग हो जाएगा। बच्चे हमारे साथ 2 साल के लिए जुड़ते हैं और उस 2 साल में सिर्फ अगर हम पढ़ा रहे, मोटिवेट कर रहे हैं, क्लास में मोटिवेशन दे रहे हैं, तो शायद उतना भी लाइफ अच्छा नहीं है। थोड़ा सा चिल करना चाहिए, बच्चों को मस्ती करना चाहिए। हम लोग एक तो विक्ट्री सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करते हैं, जो बच्चे पास आउट हो गए, जो अच्छा मार्क्स ले आए उनके लिए। और दूसरा हम लोग एक करते हैं चिल्ड्रंस डे पर, और उसको हम लोग नाम देते हैं कि उसमें पहले हम लोग एक एग्जाम लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम लेते हैं, वो स्कॉलरशिप टेस्ट है, सभी बच्चे से लगभग 200 रुपया करके लिया जाता है, ठीक है। उसमें से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, उससे भी ज्यादा जो नीचे तक रहते हैं, मतलब जितने बच्चे होते हैं, उनको हम लोग एक इनामी राशि देते हैं, या बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला उससे, ठीक है, कि आप जो पैसा लगाए हैं प्रोग्राम में वो आप पर खर्च हो रहा है, आपको ही मिल रहा है। कभी भी बच्चों से ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इतना ज्यादा बर्डन कर देते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे सरस्वती पूजा, तो बच्चों से 1 भी रुपया नहीं लेते, क्योंकि सरस्वती पूजा में बच्चे अगर 5 जगह पढ़ रहे हैं और 5 जगह अगर टीचर 100 रुपया ले रहा है तो 500 रुपया ये बहुत बड़ा बात है। इन सब चीजों में नहीं, हाँ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज है उनमें ही बच्चों का पैसा लगना चाहिए, मेरा ये बात मानना है। तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं, वो पैसा आप तक ही पहुंच रहा है, उसी के भी आप पे एक छोटा सा प्रोग्राम करा दिए तो बच्चों का थोड़ा मनोरंजन भी हो गया, मोटिवेशन भी हो गया कि हमारे लिए सर इतना कुछ कर रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सही लगता है। बहुत से बच्चे गांव से शहर आते हैं पढ़ने के लिए, तो पैसा, दोस्ती और बहुत सारी चीज को मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, बहुत सारे बच्चे गांव से तो आते हैं और कुछ का तो हालत सच में बहुत खराब होता है। तो पैसा, दोस्ती और आप बोल रहे हैं पढ़ाई, हम ऐसा कहेंगे बच्चों को कि दोस्ती उन्हीं से करो जो आपके स्तर का है।
अगर आप अपने से ऊंचे स्तर वाले से दोस्ती कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको अगर खिलाता है एक दिन तो आप भी तो खिलाओगे। अब आपके पास उतना पैसा है नहीं, तो आपको वो सोचकर चलना है कि हम कितना खर्च करने के लायक हैं, ठीक है। तो आप दोस्ती ऐसे लोगों से कीजिए जो आपके ही लेवल का हो, और फालतू में किसी के पार्टी में जबरदस्ती अटेंड नहीं करना है कि चलो आज उसका बर्थडे है चलो उसके पार्टी में चले गए, क्योंकि आप अगर 4 के बर्थडे के पार्टी में जा रहे हो तो आपको भी 4 को बुलाना है, और आप बुलाओगे तो जाहिर सी बात आप पर तो बर्डन होगा ही सही, ठीक है। और पढ़ाई के लिए बच्चों को तो हम बार बार कहते हैं भाई आपको गांव से यहां पढ़ने ही भेजा गया है, ठीक है। तो आपको तो कितना समय पढ़ाई पर देना है, दिन भर में 24 घंटा होता है, 8 घंटा भी सोओगे, 6 घंटा आप ट्यूशन करते हो तो 8 और 6 14 घंटा होता है, अभी भी 10 घंटा बचा है। 2 घंटा खाओगे पियोगे, 1 घंटा नहाओगे तब भी 7 घंटा बचा है, तो 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी को दो भाई, 1 घंटा आप मोबाइल चला लो भले, ठीक है। लेकिन मोबाइल चलाने का एक तरीका होना चाहिए कि आप खा लिए हो तो खाने के बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट चाहिए तो भी मोबाइल चला लो, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ने के बीच में रील्स चला ली, रील्स तो एकदम से सभी बच्चों को बर्बाद कर रखा है, ठीक है। बच्चे क्या बड़े भी बर्बाद हो रहे हैं, हम लोग खुद भी बर्बाद हो जाते हैं कभी कभी, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, कब का आधा घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो आपको फोकस्ड रहना है, आपको रिजल्ट लाना है, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। दोस्त अच्छे बनाइए, क्योंकि आप जब गांव से यहां पर आए या फिर बाहर आए हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त और पैसा ही है। आपका तबियत खराब हो जाता है तो हॉस्पिटल लेकर कौन जाएगा? दोस्त। दवाई लाकर कौन देगा? दोस्त। और दवाई लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। तो आपको दोनों बहुत अच्छा चुनना पड़ेगा। दोस्त तो अच्छे दोस्त का चुनाव बहुत जरूरी है। आप ऐसे दोस्तों को ना चुन लीजिए जो कि पहले से नशा में लिप्त है, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी नशा में ही लेकर जाएंगे। प्राइवेट टीचर को सरकारी टीचर के जितना अभी तक उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? प्राइवेट टीचर को सरकारी टीचर के जितना रिस्पेक्ट, हाँ यार ये आप सही बोल रहे हैं। मतलब लड़की वालों का रिश्ता आता है तो लड़की वाले कह देते हैं यार ये तो प्राइवेट टीचर है, सरकारी होता तो अच्छा होता। नहीं, ये है अभी एक समाज पर एक थोड़ा सा है मिसअंडरस्टैंडिंग कि प्राइवेट वाले शायद आगे फ्यूचर में कुछ ना करें, या फिर सरकारी में थोड़ा सा ये होता है ना कि फ्यूचर सिक्योर्ड है, एक बार आने लग गया तो जीवन भर आएगा। लेकिन हमको लगता है कि हम जिस स्तर पर मेहनत कर रहे हैं उस स्तर पे अगर देखा जाए, हम जितना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, अगर हमारे से एक साल में 500 बच्चे भी पढ़कर जा रहे हैं तो 500 पेरेंट है। अगर 500 पेरेंट है तो आप सोच कर देखिए कि 500 पेरेंट हमको जान रहे हैं, तो मेरे ही शहर में पहचान है। जब रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं कि विवेका सर से पढ़ा और रिजल्ट आया, किंगडम में पढ़ा और रिजल्ट आया, तो एक ये भी फायदा है। और प्राइवेट और सरकारी, आप जॉब से भी लेकर चलो, सरकारी जॉब आप करते हो तो आप क्या करते हो? आप 0 से स्टार्ट किए, सरकारी में जितना भी 40, 50, 60, 70 जो भी तनख्वाह आपका वो मिला, लेकिन आप प्राइवेट किसी चीज को अगर बढ़ा देते हो और आपका जनरेशन जब उस चीज को आगे लेकर चलता है तो वो 0 से नहीं आगे बढ़ेगा। अगर हम कोई चीज प्राइवेट में, या फिर हम दुकान ही खोल लिए, या फिर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस करते करते उसको हम पर एनम का 10 लाख रुपया ले गए, तो जब मेरा बच्चा वहां से उसको स्टार्ट करेगा तो 10 लाख से स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर जॉब करेगा तो वो फिर वापस से 0 से स्टार्ट करेगा। तो प्राइवेट वाले चीज मुझे तो बहुत पसंद है कि आप इसको इतना बना दीजिए कि आपके अगले आने वाले जनरेशन को भी उतना मेहनत ना करना पड़े, उसको आगे बढ़ा दे बस। बाकी सरकारी जिनको लगता है कि नहीं फ्यूचर सिक्योर्ड है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, घर वाले खूब दबाव डालते हैं बेटा सरकारी जॉब में आ जाओ। बहुत बार सुनते हैं कि विवेका सर कभी थार पे तो कभी बुलेट पे घूमते हैं, हाँ तो इसका आप कैसे बताना चाहेंगे? कभी थार पे तो कभी बुलेट पे, हाँ। कभी हीरो भी बनते हैं। हीरो, हाँ हीरो बने फिरते हैं। हाँ। हमारे देश में हीरो किसको मानते हैं? जो एक्टर्स हैं उसको हीरो मानते हैं। हीरो कौन होना चाहिए? आइडल कौन होने चाहिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले? तो हमारे देश में थोड़ा कंडीशन, हम लोग ऐसा इमोशनल है कि कोई एक्टर अगर किसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, गाड़ी पे घूम रहा है तो वो हीरो है। नहीं भाई, हमको तो लगता है हम टीचर्स हीरो है, हम लोग हीरो है, हम लोग देश को बना रहे हैं, हम लोग बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो हीरो तो हम लोगों को होना चाहिए। तो हाँ, हम हीरो हैं उस हिसाब से, ठीक है, कि हम बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और जहां तक बात रही थार, बुलेट या जो भी लोग कमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाओ, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल में जहां तक यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, किसी क्लास में बच्चों को खड़ा करना और पूछना आप क्या बनना चाहते हो, वो बोलेंगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, CM। रेयरली ही कोई बच्चा बोलेगा कि हम टीचर बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्कूल में टीचर्स का कंडीशन देख रहे हैं, क्या स्थिति हो गया है, शायद सही से सैलरी ना मिल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन अगर जब हम लोग बात करेंगे अपनी, ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा लाइफ, चाहे हम रहे या फिर कोई भी टीचर,
अगर आप टीचर है तो आप ऐसा रहिए। हम मेरा ऐसा मानना, हो सकता है कि हम गलत भी हो, कि आपको 4 बच्चा देख के इंस्पायर भी हो। अगर कोई इंजीनियर है वो गाड़ी लेके घूम रहा है, हम लोग कह देते हैं देखो इंजीनियरिंग किया तो बाइक लेके घूम रहा है या फिर कार लेके घूम रहा है। क्यों? आप टीचर हो, अच्छे से मेहनत कीजिए, आपके पास भी गाड़ी होगा तो शायद 4 बच्चा ये सोचे कि हम भी पढ़ाई करेंगे, विवेका सर के जैसा ही टीचर बनेंगे, हम भी गाड़ी लेके घूमेंगे। तो शायद वो जब टीचर बनेगा तो वो ज्यादा बच्चों का भविष्य संवारेगा। आप इंजीनियर होके शायद आप अपने इस लोकल एरिया में बहुत कम ही रहते हो, बाहर रहते हो, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक टीचर होना तो कितना जिम्मेदारी, कितने सारे बच्चों को आप इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बना सकते हो। इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, टीचर भी बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो टीचर बनाने के लिए बच्चों को टीचर के प्रति मोटिवेट तो करना होगा। टीचर आखिरी ऑप्शन रख रहे हैं। पहले गए मेडिकल की तैयारी कर लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लिए, सब कर लिए, जब नहीं हुआ तब बीटी बीएड कर लिए, फिर टीचर बन गए। तो वो तो लास्ट ऑप्शन रख रहे हैं। क्यों भाई? प्राइमरी ऑप्शन इसको रखिए। तो प्राइमरी ऑप्शन आप बताओ कि आप किसी भी ऑक्यूपेशन को क्यों चुनोगे, किसी भी प्रोफेशन को क्यों चुनोगे? उसमें पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो होना चाहिए ना। पैसा ही नहीं होगा जिस चीज में, अगर आप देख रहे हो कि कोई कुछ काम कर रहा है और उसका लाइफ बहुत मिजरी में, बहुत दुखदाई में बीत रहा है, क्या आप उस चीज को करना चाहोगे? नहीं करोगे। ठीक है, आप करोगे तभी जब आप देख रहे हो कि उसका लाइफ बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को अपना मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी रखना होगा कि लाइफ सुखी रखना है तो हाँ भाई गाड़ी होना चाहिए घर में कूलर एसी आप लगाओगे तो आपका जीवन सुखी हो रहा है। फिर लोग कह देंगे अरे यार ये तो ये सब सोच रहा है, लाइफ तो संतुष्टि में बिताना चाहिए। ये सब बोलने में अच्छा लगता है। लाइफ के लिए पैसा बहुत मैंडेटरी है, ये मैं कहता हूं। इज्जत बहुत जरूरी है लेकिन पैसा भी जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तो शायद आपका लाइफ ऐसा चल रहा होगा, आपको तो फिर भी संतोष होगा कि हम तो ऐसा कर लिए, नहीं भाई बहुत अच्छा, लेकिन आपका जो आने वाला जनरेशन है वो तो कहेगा ना कि हमारे लिए क्या करके गए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए हाँ भाई, अगर हीरो कहता है तो हाँ हीरो है, हम लोग बच्चों का लाइफ बना रहे हैं। आप सरकारी जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं? सरकारी जॉब में हमको ऐसा लगता है हम थोड़ा सा लोकलाइज्ड हो जाएंगे, किसी जगह पर एकदम से लिमिटेड हो जाएंगे, उतने ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ऐसे हमारे पास लिबर्टी, आज़ादी है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा आज़ादी से जी रहे हैं, बस इसलिए। आप उन गार्जियन को क्या सलाह देना चाहेंगे जो अपने बच्चों को 10th के बाद बोकारो, रांची, कोटा भेजते हैं? क्या वो अपने ही शहर में रह के नीट का तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे गार्जियन थोड़ा सा उत्साही कह सकते हैं कि बच्चों को 10th तक पढ़ा चुके हैं गोड्डा में, तो अब लगता नहीं बच्चों को बाहर भेजें। ऐसे पेरेंट्स से मेरा सलाह है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस बात को सुने और ध्यान से समझें कि अगर कोई बच्चा, अगर आप एवरेज फैमिली से हैं जहां इकोनॉमिकली आप उतने भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए तो खासकर ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अगर आप बच्चे को 10th के बाद 11th 12th में बाहर भेज देते हैं, ठीक है, आपको मन है कि बाहर में पढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है, आप बाहर भेजिए। सालाना आपको खर्च हम अभी कैलकुलेट करके उतना नहीं दिखा सकते, लेकिन आप घर में भी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा सालाना 5 से 6 लाख खर्च होगा। 3-4-5 से तो कम कभी भी नहीं। अगर 2 साल आप बच्चे को रखते हो तो आप बताओ कितना खर्च हो गया? 10 से 12 लाख। अब 10 से 12 लाख में बच्चों को आपने क्या कराया? 12th ही तो बच्चा किया है अभी क्या 12th से उसका जॉब लग गया? नहीं। क्या फ्यूचर बन गया? नहीं। लेकिन अब फ्यूचर बनता 12th के बाद। अगर आप 12th तक आप उसको यहां से करा, और हम कह रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आश्वासन नहीं, गारंटी दे रहे हैं कि आप बाहर वाले बच्चों का और हमारे रिजल्ट को कंपेयर कर लो, वहां से अच्छा है। एक तो पहले हमारे साथ सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जितने भी बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है, पेरेंट उसको पटाख से बोकारो या फिर दिल्ली या फिर कोटा कहीं भेज दिए, तो हमारे पास एवरेज बच्चे रुक गए। उनका भी हम लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट बनाते हैं, बाहर वाले बच्चों से भी अच्छा है। तो रिजल्ट तो हम लोग ला ही रहे हैं। और आप 12th के लिए 8 से 10 लाख क्यों खर्च करना चाहते हो? आप उस पैसे को बचाओ, जैसे ही बच्चे का 12th हो जाए आप उसके बाद फिर उस पर लगाओ 2-3 साल। अब उसी पैसे को आप खर्च करो ना, तो बच्चे का लाइफ भी बनेगा, फ्यूचर भी बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि पेरेंट को समझना खर्च कहां करना है। जिनके पास अंधाधुंध पैसा है उनको कोई दिक्कत नहीं, आप भेजिए, आराम से भेजिए, ठीक है। लेकिन जो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लिमिटेड पैसा है आपके पास, तो आपको ये चीज समझना होगा। आज या कल आपको समझ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर हम लोग 12th के बाद, हम लोग 12th तक तो रह गए, अब क्या कर रहा है गोड्डा में? सर पापा बोल दिया अब नहीं हो पाएगा बेटा, गोड्डे से करो। तो 12th करने के लिए आप बाहर भेज रहे हो? 12th, ये तो बेवकूफी है। आप 12th गोड्डा से करा लो, शायद उससे भी बेहतर हम लोग करा सकते हैं, हम ही नहीं, गोड्डा में बहुत सारे शिक्षक हैं, ठीक है। और जब आपका 12th में रिजल्ट अच्छा आ जाता है, आप बच्चे का खुद देख पा रहे हैं कि बच्चा कितना मेहनत किया है, और बच्चा सिंसियर भी तो हो गया। 12th में कितना ही उम्र है? 17 साल, 16 साल, कितना मैच्योर है, बाहर जाता है बिगड़ता भी है। आप यहाँ अपने पास रखे उसको 2 साल, अभी जब 18-19 का हो जाए तो बच्चा मैच्योर हो जाएगा, फिर वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा, फिर आपको बाहर जाके चीट नहीं करेगा। तो बच्चों को 12th तक तो अपने ही शहर में रखना ही चाहिए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है? स्कॉलरशिप प्रोग्राम जैसे हम आपको बताए भी कि
कि जितने भी सारे बच्चे हैं किंगडम के, अभी तक तो हम लोग किंगडम के ही बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं, ये लगभग हर एक साल हो रहा है। इनमें सभी बच्चों से कुछ स्कॉलरशिप फी लिया जाता है और फिर एग्जाम होता है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। क्वेश्चन हम लोग एकदम प्रॉपर नीट वाला ही देते हैं, या फिर जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जेईई वाला एग्जाम होगा, ठीक है, वैसा ही, क्योंकि पढ़ाई वैसा हो रहा है। अब इसके बाद बच्चों का रिजल्ट आता है, फिर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, तो बच्चे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करता है कि जितना पैसा सर को दिए उतना तो वापस ले लिए हम लोग, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप घूमने के बहुत शौकीन हैं। हाँ, घूमने के शौकीन है। घूमने से एक चीज अच्छा ये है कि जैसे हम गोड्डा में रहते हैं, तो अब स्थिति ऐसा है गोड्डा में कि अगर कहीं बाहर निकलता है तो हम लोग को ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, कोई जानते तो नहीं है, कैसे खड़े हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बात हो रही है, तो बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। तो आप खुद को कहीं ना कहीं खो जाते हो, आप हमेशा एक बनी बनाई जिंदगी जीते हो, क्योंकि आपको हमेशा दूसरे को दिखाना है कि हमको तो ऐसे ही रहना है, हम टीचर है, हमेशा सूट बूट में रहना है या ऐसे रहना है, कहीं भी खड़ा रहना है तो प्रॉपर तरीके से रहना है। आप अपने आप को भूल जाते हो, लेकिन आप जब कहीं घूमने जाते हो तो आप खुद को पाते हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कहीं भी घूमने जा रहा हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता है, तो वहां हम अपने लाइफ को हम जैसा है हम जेन्युइन वैसा ही रहते हैं। तो घूमना बहुत जरूरी है। आप बाहर के कल्चर को देखोगे, सीखोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, तो आप बहुत ज्यादा सीख पाओगे चीजों को। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा ये मानना है कि घूमना बहुत जरूरी है। आप पूरा साल काम करते हो, एक दो टाइम तो आप निकाल ही सकते हो, 2-4 दिन आप कहीं भी घूमने जाइए बाहर, तो अच्छा लगेगा। इंस्टीट्यूट पे लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और अगर दोबारा लॉकडाउन आए तो इसके लिए आप क्या तैयारी रखें? लॉकडाउन का इंस्टीट्यूट पर 2 इम्पैक्ट पड़ा, एक अच्छा और एक बुरा। बुरा ये कि बच्चों को हम लोग सामने से नहीं पढ़ा पा रहे थे, ठीक है, बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो शायद तभी बहुत बुरा स्थिति भी हो गया बच्चों का। थोड़ा सा मतलब हम लोग सामने से नहीं देख पा रहे थे, तो कितने बच्चे पढ़ रहे कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे वो कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अच्छा चीज ये हुआ कि हम लोगों को यूट्यूब पर उतरना पड़ा या ऑनलाइन आना पड़ा। तो अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो मुझसे क्यों करेंगे, यूट्यूब में तो बतेरे टीचर है, बहुत सारे टीचर है, किसी से भी करेंगे, अच्छे से अच्छे टीचर है। तो हमारे लिए कंपटीशन तब स्टार्ट हुआ कि नहीं, अब हम लोगों को कुछ ऐसा पढ़ाई कराना है कि जो बाकी बच्चे यूट्यूब पे देखना चाह रहे हैं वो छोड़कर हमको देखना स्टार्ट करें। और ऐसा हुआ भी, हम ही नहीं, गोड्डा के जितने भी टीचर हैं सभी ऑनलाइन आए तभी, और तब से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जो नॉर्मल पढ़ा रहे थे वो पढ़ पढ़ कर पढ़ाना स्टार्ट किए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा किए, ताकि हम लोग यूट्यूब वाले टीचर को भी कम्पीट कर पाए। आज बहुत सारे बच्चे हमारा क्लास करते हैं, कहते भी कि सर वहां जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा तो आप ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हुआ कि इम्पैक्ट ये बहुत अच्छा पड़ा कि हम लोग लॉकडाउन में और निखर गए, सारे टीचर और अच्छे से मेहनत कर पाए। और भगवान ना करे कभी ऐसा लॉकडाउन हो, और अगर लॉकडाउन हो गया तो अब बहुत सारा तरीका है पढ़ाने के लिए बच्चों को, कि हाँ सामने से तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन तभी वो इनिशियल स्टेज था, तभी वीडियो हम लोग को उतना बनाना नहीं आता था, तभी बहुत सारा चीज मिस्टेक होता था। लेकिन अब हाँ, अब थोड़ा प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो अब ऐसा नहीं कि लॉकडाउन अब अगर दोबारा आ गया तो हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उतने ही क्वालिटी में बनेगा जितने बाकी टीचर का। झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? झारखंड में एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे, बहुत बुरा स्थिति है यार बहुत खराब स्थिति है एजुकेशन सिस्टम। 5 दिन का इन लोगों को रूटीन बनाना होता है, 5 बार तो ये लोग रूटीन चेंज करते हैं। आते 1 दिन पहले एग्जाम के, 1 दिन पहले पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो सुबह बारात है या फलना है या चिलना है, आपको पहले से पता नहीं है सर। आप झारखंड में बात कर लो, अभी 6, 7, 8 11th वालों का एग्जाम होने वाला था, अभी कैंसिल हो गया यार। पूरा साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि एग्जाम दे लेंगे, अब लास्ट टाइम में आप चेंज कर लो, बच्चे खुद कंफ्यूज है कि अब 11th पढ़ेंगे या 12th पढ़ेंगे, कुछ भी प्रॉपर है ही नहीं। झारखंड में एजुकेशन सिस्टम तो सच में बहुत बुरा है, और ऐसा बाहर भी जाओगे तो आपको लोग अगर कह दोगे कि नहीं झारखंड से है तो आपका एजुकेशन सिस्टम का उतना कोई खास वैल्यू नहीं देने वाला है, ठीक है। तो आप झारखंड में पता नहीं शायद क्या दिक्कत है, या तो पूरी गवर्नमेंट ही नशा में है, जिनको खुद पता नहीं कि करना क्या है, एजुकेशन के लिए क्या करना है। यहाँ मैया योजना तो चल रहा है, लेकिन मैया का जो बचवा है उसका कोई योजना नहीं है कि बच्चा पढ़ेगा कैसे, बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे, कोई लेना देना नहीं है, खाली मैया योजना। हमको तो पता नहीं, 2-4 चीज तो बहुत हमको अजीब ऑफेंसिव लग रहा है, ऑफेंसिव क्या बोलेंगे, बहुत ऑकवर्ड लगता है कि बच्चों का ड्रेस देखेगा, हरा 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 दिया हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, आप सरकारी फंड ही तो यूज करते हो, थोड़ा अच्छे कलर का कपड़ा दे देंगे जिसमें बच्चा खुद को रिलेट कर पाए कि नहीं हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों से भी अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा। तो कलर भी ऐसा देते हो कि बच्चों को इंफीरियरिटी फील हो कि नहीं हम सीबीएसई वालों या फिर प्राइवेट स्कूल वालों से खराब है। साइकिल दिया गया अभी, हरा हरा साइकिल, अरे मतलब हरा रंग से क्या लगाव है यार,
कुछ अच्छे कलर का भी साइकिल तो आप दे सकते हैं कि बच्चों को लगे कि नहीं चलाने में मजा लगे, देख के लग रहा है भाई सरकारी साइकिल है, ठीक है। तो हर चीज में पता नहीं, हमको तो या तो हमको खराबी निकालने का आदत है इसलिए खराबी दिख जा रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो सच में बहुत इम्प्रूव है यार, ठीक है। यहाँ के स्कूल और कॉलेजों की ऐसी स्थिति है कि बच्चे 12th का एग्जाम भी देते हैं तो हर एक एग्जाम के पेपर के 10 मिनट पहले पेपर लीक है लगभग सब, और लगभग ये है ही है, एकदम गारंटी है कि एग्जाम होने वाला 10 मिनट पहले पेपर इधर उधर हो जाना है। अगर मान लीजिए कि सच में पेपर लीक नहीं भी हुआ, कोई पुराना पेपर इधर उधर कर रहा है, तो क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप ये सारा चीज को मॉनिटरिंग नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन किधर किधर क्या क्या हो रहा है, कहाँ व्हाट्सएप पे हो रहा है, ये सब चीज किया जा सकता है, लेकिन इतने भद्दे तरीके से हर चीज हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम तो क्या ही बोला जाए, एकदम माशाअल्लाह, कुछ मत चर्चा कीजिए। झारखंड बोर्ड पता नहीं झारखंड बोर्ड कब सुधरेगा, कब एजुकेशन सुधरेगा। ये मैया योजना में ये वोट इलेक्शन में चला जाएगा या फिर कुछ और भी होगा, आपको चुना गया है तो आप कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। और एजुकेशन सिस्टम से देखोगे तो आप जॉब भी देख लो, कब का जॉब मिला हुआ है, टीचर कब के बने हुए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फिर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में तो आपको बता ही क्या स्थिति है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोचते हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, और हिंदी मीडियम का क्या? ये तो गलत बात है कि लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे डॉक्टर बनेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे और हिंदी मीडियम वाले नहीं बनेंगे। ये सरासर गलत है। ये टीचर को दोष दूंगा मैं, या तो टीचर मोटिवेट नहीं कर पा रहे बच्चों को, टीचर ही ऐसा कर दिए क्लास में, ऐसा स्थिति कि बच्चों को फील हो रहा है कि नहीं हम लोग हिंदी मीडियम से तो कुछ नहीं कर सकता है। हम तो हिंदी मीडियम के बच्चों को पकड़ पकड़ के नीट का क्वेश्चन दिखा दिखा के बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा बताओ। तो पढ़ा एक ही चीज रहे, दोनों में बुक एनसीईआरटी है, तो क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा यार। तो हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आप नीट का एग्जाम देने जाते हो तो हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो आपको उसमें दिक्कत कहां है? या तो टीचर आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, या फिर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आपको उतना डेप्थ नहीं पढ़ाया जा रहा है। हम बार बार बच्चों से कहते हैं कि आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास जहां भी करते हो, आप अपने पास एक बुक खरीदो एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप एक एक लाइन अपने कॉपी से मैच करो जो टीचर पढ़ाते हैं कि वो सच में उससे मैच भी करता है कि नहीं। पढ़ा दिए केमिस्ट्री हो गया कंप्लीट, पढ़ा दिए फिजिक्स हो गया कंप्लीट, पढ़ा दिए बायो हो गया कंप्लीट। आप खुद से क्या मेहनत कर रहे हो? टीचर तो बोलेंगे कंप्लीट हो गया, टीचर का तो सिलेबस कंप्लीट है, आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा? आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आपके अंदर कोई ड्रीम नहीं है, आपके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देखते हो। बाकी आप हिंदी मीडियम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और कई सारे लोग बन भी रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड फील कीजिए। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसान है क्या, ये सच है? नहीं, आसान कैसे है? आसान नहीं, हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि बायो में आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपसे उसी टॉपिक का क्वेश्चन बनने वाला है, कोई अगला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री एक कंसेप्ट पढ़ ले, 4 क्वेश्चन बनेगा। एक जगह डिफरेंशिएशन आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो पूरा फिजिक्स में लागू हो रहा है, ठीक है। बायो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बायो में एक जगह जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो बायो में चैप्टर ज्यादा है, बायो में क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, समझने के लिए तुरंत के लिए आसान है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो बायो भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री है, क्योंकि आपको याद रखना होता है। कभी भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और आप अपना बीमारी बताओगे तो वो आधा घंटा सोचेगा नहीं कि आपको कौन सा दवाई दें, तुरंत से देता है। तो सोचो उसके मन में कितने सारे दवाइयों का नाम होगा, कितना सारा चीज माथे पे लोड होगा, उन सभी में से एक दवाई आपको निकल कर तुरंत बताता है, तुरंत से चिट्ठा लिख देता है। तो जाहिर सी बात है कि बायो आपको याद रखना होता है, याद रखना बहुत डिफिकल्ट चीज है, तो बायो आसान नहीं है। और हाँ, एक चीज, अगर बायो इतना आसान होता तो आप बताओ कि आपके मोहल्ला में या आपके शहर में ज्यादा इंजीनियर है या डॉक्टर है? इंजीनियर ज्यादा होगा। अगर बायो आसान है तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं ज्यादा है? तो आसान तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेहनत करते हो तो सब आसान है। आजकल बच्चे स्कूल से आते हैं और फोन में ज्यादातर टाइम देते हैं। ये तो पेरेंट का दिक्कत है और स्कूल का एजुकेशन सिस्टम का आप कह सकते हो थोड़ा दिक्कत है कि बच्चे स्कूल से आते हैं और फिर ट्यूशन जाते हैं। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है कि बच्चे 6 से 7 घंटा स्कूल में रहते हैं, 7 अलग डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। कितने अच्छे से पढ़ाया जा सकता है आप ये सोचो। पता नहीं पेरेंट्स सवाल भी नहीं उठाते इस चीज पर कि बच्चा मेरा स्कूल में जा रहा है और स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, फिर स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन भी पढ़ रहा है, तो आप स्कूल में क्यों भेज रहे हो? फिर सोचने वाली बात है ना कि आप स्कूल भेज रहे हो, उसी टीचर के पास फिर ट्यूशन भी जा रहा है बच्चा, तो शायद या तो कोई चुटका उटका मिल रहा है उसको क्वेश्चन एग्जाम का, तभी जा रहा है।
उतना सिंसियरली। हमको याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ाते थे, आज 2016 में हम लगभग 6 से 7 महीना पढ़ाए, तो हम 10th में एक बैच में पढ़ाते थे और एक बैच में नहीं पढ़ाते थे। 2 सेक्शन था, एक सेक्शन में पढ़ाते थे, एक सेक्शन में नहीं पढ़ाते थे। जिस सेक्शन में हम पढ़ाते थे वहां का एक भी बच्चा मेरे पास ट्यूशन नहीं आता था, अगला सेक्शन का आता था। और जो मेरे सेक्शन का बच्चा अगर कोई कह भी देता था हमको ट्यूशन पढ़ना था, तो हम पहले ही डांट देते थे, जब तुमको ट्यूशन ही मेरे से पढ़ना है तुम क्लास में क्या कर रहे हैं? अगर क्लास में पढ़ा रहे तो ट्यूशन आने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम ही टीचर है, सेम ही सब्जेक्ट है, सेम ही टॉपिक है, तो दोनों जगह हम सेम ही पढ़ाएंगे, दोनों जगह अलग अलग मेहनत कैसे करेंगे? और बच्चा जब स्कूल से आया और ट्यूशन चला गया 2 घंटा, अब ये ऐसा भी नहीं है, माहौल तो ऐसा भी है कि बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ट्यूशन या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन, साइंस, फिर सोशल साइंस इंग्लिश का ट्यूशन, तो 2 से ढाई घंटा तो ट्यूशन में चला गया। तो अब सोच के देखिए कि बच्चा अगर 2 से ढाई बजे छुट्टी हुआ, 1-8 घंटा घर पर है, उसके बाद 2-3 घंटा वो ट्यूशन में रह गया, जब तक वो आया तब तक तो अंधेरा हो चुका है। कहां से वो क्रिकेट खेलेगा या क्या खेलेगा, या कहां से वो कोई ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा? अब आपके पास शाम हो चुका है, तो शाम में आप क्या चलाओगे? मोबाइल। और दिन भर बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोले हुए हो और अब शाम में अब नहीं बोल सकते हो पढ़ने को, कुछ तो करेगा, मोबाइल चलाएगा, तो आप मना भी नहीं कर सकते हो, तो बच्चे को मोबाइल का ही लत लगेगा। आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी की ओर थोड़ा सा धक्का दीजिए कि भाई तुमको उतना भी 10th तक में पढ़कर साइंटिस्ट नहीं बन जाना है, स्कूल में पढ़ रहे हो इनफ है यार। स्कूल में पढ़ने के बाद आप स्कूल में टीचर को कंप्लेन कीजिए, वहां आप डायरेक्टर को, कि हमारे बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अभी सेविंग टीचर के पास क्यों ट्यूशन जाना चाह रहा है? ठीक है, आप वो कराइए। और बच्चा जब घर में आए तो 1-8 घंटा उसको कोई फिजिकल वर्कआउट करने दीजिए, खेलने कूदने दीजिए, तो बच्चा फिर शाम में सेल्फ स्टडी भी करेगा। दिन भर स्कूल, शाम में ट्यूशन, फिर 2-3 घंटा मोबाइल में लगा गया, सेल्फ स्टडी किया ही नहीं, तो बच्चा ना मेंटली ग्रो कर पा रहा है सही से, ना फिजिकली ग्रो कर पा रहा है। बचपन की पढ़ाई आपने कहाँ से की है? मैंने बचपन की पढ़ाई अगर मैं बात करूं, जब से मुझे याद है तो मैंने 2 स्कूलों में की है, एक नवप्रभात और एक ज्ञानस्थली। नवप्रभात से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो बहुत अच्छे से सीखा। मैं स्कूल में परेड करता था, तो वहाँ मैं कमांडर था। स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, वो सारा चीज़ करता था मैं। और ज्ञानस्थली में थोड़ा सा एकेडमिक्स पढ़ाई को लेकर, क्योंकि तब तक सीनियर हो चुका था, तो फिर उन सब चीज़ों में, तो इन्हीं दोनों में स्कूलों में पढ़ाई हुई है। तो वहाँ का कुछ ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? पल, अगर मैं नवप्रभात की बात करूं तो एक मेरे बहुत फेवरेट टीचर थे, दीप नारायण सर। उनके कारण से मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आया। तभी तो बचपन में 2, 3, 4 में आप ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा तो आप होते नहीं हो, वो हर चीज के लिए मोटिवेट करते थे कि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने के साथ ये नहीं कि पढ़ना है, इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए मोटिवेट करते थे, परेड करना है तो परेड के लिए मोटिवेट करते थे। और हमको याद है कि हम जब नवप्रभात में पढ़ते थे, हम क्लास 4 या 5 में थे और स्कूल से गांधी मैदान में परेड के लिए गए हुए थे, और हमारे परेड का जो टीम का कमांडर थे वो हम थे 4-5 में। बहुत छोटा हाइट था, हाइट भी नहीं था, आवाज चिल्लाते थे तो लड़की जैसा निकलता था। और पीछे मेरा जो प्लाटून था उसमें सब सारे सीनियर थे, लगभग कोई 7 के, कोई 8 के, कोई 9 के ऐसे थे, और अकेला मैं छोटा सा कमांडर। और जब वहां पर से एक बार जाकर उनसे मिलना होता है सामने जाकर, जहां पर फ्लैग होस्टिंग होता है, तो ऐसे सामने जब गए थे तो बहुत तारीफ भी हुई थी। तो वहां से बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है कि बाहर में आपको कैसे रहना है, कैसे बात करना है, या कुछ प्रोग्राम करना है, तो वो चीज़ बहुत सीखे। और ज्ञानस्थली में जब गए तो वो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए, और वहाँ भी खूब प्रोग्राम किए, ठीक है, इन सब चीज़ों में खूब। और आज जो हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, जो बच्चों का मानना या फिर जो इतना अच्छा रिजल्ट आ पा रहा है, जो पेरेंट का विश्वास है, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह किए इसके कारण से ये। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से, किताबी कीड़ा होने से आप बच्चों तक अपना जानकारी को फ्लो नहीं कर पाओगे। और बच्चे आप में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? बच्चों को क्लास में रहने के लिए 2 चीज है। जो तेज बच्चे, जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो ये सोच कर आते हैं कि हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, उनको तो कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, पहले से फोकस्ड है। लेकिन जो एवरेज बच्चे, वो क्यों क्लास में आएंगे? तो वो आते हैं कि क्लास के साथ, सर के साथ रहेंगे, कुछ ऐसा हंसी मजाक के साथ ऐसा पढ़ा देते हैं कि उसको लगता है कि यार कल नहीं जाएंगे तो कुछ मिस ना कर रहे हैं। तो वो आता है, वो मस्ती में रहता है, लेकिन मस्ती के साथ पढ़ाई भी हो जाता है। तो वो मस्ती जो हम लोग है स्कूल में किया, खूब प्रोग्राम किया बचपन में, तो ठीक है, ये तो दोनों जगह खूब हुआ है। आप पहले ड्रामा किया करते थे, तो ड्रामा में कुछ ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? ड्रामा, हाँ, प्रोग्राम वही कह रहे, तो प्रोग्राम ड्रामा खूब करते थे, ड्रामा वगैरह। स्कूल में हम जब, याद है कि ज्ञानस्थली गए, तो ज्ञानस्थली मेरा ये सोच कर हम गए थे कि 6th के बाद 7th में गए थे। पहले तो पापा भेज ही नहीं रहे थे, तो पापा को खूब मम्मी से मनवाए। पापा बोले जाओ, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, पास हो जाओगे तो भेजेंगे। एग्जाम दिए, पास हो गए।
फिर वहां गए तो सोच के कहते सिर्फ पढ़ेंगे, ऐसा स्टूडेंट बनेंगे कि पूरा क्लास में कोई मेरा नाम तक नहीं जानेगा, मतलब क्लास कोई मतलब कुछ नहीं, एकदम चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। पता नहीं फिर क्या हुआ कि अचानक से 5 सितंबर आया, टीचर्स डे, और कैसे कैसे मोटिवेट हो गया प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम किए, पहला ही साल में 151 रुपये अलग से पुरस्कार दिया गया। उस टाइम पर 2007-2008 की बात बता रहे हैं, 151 रुपया तभी अच्छा खासा होता था प्राइज मनी। फिर उसको लेके दोस्तों के साथ हम डिज्नीलैंड मेला आया हुआ था, तभी पहली बार या दूसरी बार था, तो वो घूमे। ये सब चीज़ें हैं, प्रोग्राम में खूब इंजॉय किए। एक बार तो प्रोग्राम में सर से मार भी खा गए। गांधी मैदान में प्रोग्राम हो रहा था, हम लोग कुछ नशा विमुक्त वाला ही कुछ कर रहे थे कि नशा को कैसे छुड़ाया जाए, नशा को कैसे हटाया जाए। शायद हम लोग कुछ गलत तरीके से कर दिए, सर स्टेज पे आके खूब पिटाई की हम लोग का। तो ये सब प्रोग्राम में हुआ है। सर आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? अभी की मैं ड्रीम बताऊं तो मेरा ड्रीम है कि गोड्डा में एक ऐसा संस्थान बनाऊं जहां पेरेंट को ये जरा सा तनिक भी सोचना ना पड़े कि मैं बच्चों को बाहर भेजूं। और मुझे पर्सनली मेरा ये बहुत ख्वाहिश है कि यहां से हर एक साल ढेरों बच्चों का नीट निकले, ढेरों सारे बच्चे डॉक्टर बने, और आगे चलकर इसको आईआईटी वगैरह में भी हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी मेरा सब्जेक्ट बायो, तो मुझ पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है। तो मेरा एकदम ये है कि आगे चलकर, अभी हर एक साल 1 बच्चे 2 बच्चे का नीट निकल रहा है, इस साल कुछ है कि ये लगभग 8-10 बच्चों का है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का निकले, पेरेंट का भरोसा बने मुझ पर ही नहीं। गोड्डा में जितने भी संस्थान है सभी टीचर खूब मेहनत कर रहे हैं, तो पेरेंट जरा भी ना सोचे कि हम अपने बच्चों को गोड्डा में क्यों रखें। सारे टीचर हम लोग खूब मिलकर मेहनत करें, और मेरा तो खैर ख्वाहिश है कि ढेर सारा नीट का रिजल्ट है, जो हम नहीं कर पाए कोटा में रह के, वो बच्चों से कराए। आप कभी बचपन में समीर सर से मार खाए हैं? खूब मार खाए यार, बहुत मार खाए। इतना मार खाए कि बोलना पड़ गया, सर प्लीज सर, अब नहीं सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए। पैर पकड़ते पैर पकड़ लिए, मजाक मजाक में ही मार खा गए। 7th या 8th में थे, 7th में स्कूल गए थे, माहौल खूब था कि सर खूब मारते हैं, तो 7th में कभी पिटाई हुआ नहीं, तो लगा यार झूठे का माहौल है। तो ऐसे ही क्लास में थे, मॉनिटर थे, तो हमको सर बोल दिए हिंदी वाले सर कि आप नाम लिखिए जो भी बच्चा गप करता है। तो सामने एक बच्चा बैठा था, उसको ऐसे पेन चुबा दिए, जैसे पीछे घुमा उसका नाम लिख दिए। और पता नहीं उसी टाइम पे कैसे सर आ गए, देख लिए, दोनों को बुलाए, वो बोल दिया कि सर हमको पेन लगा दिया, और हम ही मेरा ही नाम भी लिख दिया। बहुत मारे, बहुत। 10th में भी मार खाए, मार तो खूब खाए। आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन से क्लास चलते हैं? अभी तो फिलहाल हमारे इंस्टीट्यूट में 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट्स, और 12th के बाद के लिए नीट का स्पेशल बैच, और हम लोग पिछले साल से चालू किए हुए 9th 10th, और शायद इस साल से हम लोग अब चालू कर देंगे एकदम प्री नर्चर से, कि बचपन से ही जिसको आगे चलकर कुछ अच्छा कराना है जिन पेरेंट्स को, तो बचपन से हम लोग लगभग 7-8 से ही अब स्टार्ट करेंगे बच्चों को, और ताकि वो 11-12 तक आते आते एकदम पहले से प्रिपेयर्ड रहे कि हमको 12th के बाद ड्रॉप नहीं लेना है। और ताकि जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा है अभी तक, तो इसको और आगे, इसको लेगेसी के तौर पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तो फिलहाल 9th 10th 11th 12th और ड्रॉपर बैच चल रहा है, लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। तो सर पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, और उम्मीद नहीं किए थे कि इतना अच्छा कुछ होने वाला है, इतना अच्छे तरीके से आप लोग इतने प्यार से बात करोगे, और इतने अच्छे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होगा। लाजवाब एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसे बोलने के लिए नहीं, सच में दिल से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हम तो चाहेंगे कि बहुत ग्रो कीजिए आप लोग, एकदम दिल से हमारी दुआ है आप लोगों के लिए कि खूब आगे बढ़िए, खूब ऐसे ही अच्छे अच्छे काम को कीजिए, ठीक है, लोगों के काम को उजागर कीजिए, और खूब तरक्की कीजिए। मंजिल इंडिया के साथ हम एकदम से बने हुए हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी दर्शक आपसे जुड़ रहे हैं, खूब सारा प्यार दें, खूब सारा सब्सक्राइब करें, खूब सारा शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब कुछ कीजिए, ठीक है। मंजिल इंडिया को खूब प्यार दीजिए। धन्यवाद सर, और धन्यवाद सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए मंजिल इंडिया में। नमस्कार।